गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आशा है आप सब लोग अपने घर पे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। लास्ट टाइम अपन एसएसटी हिस्ट्री के अंदर चैप्टर 2 ट्रेड टू टेरिटरी के अंदर स्टडी कर रहे थे और आज अपन इसमें आगे स्टडी करेंगे। सभी बच्चे अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 18 पे आ जाइए। पेज नंबर 18 पे आपको आज न्यू टॉपिक दिया हुआ है वॉर विद द मराठास के साथ में युद्ध। From the late 18th century, the company also sought the curve and eventually destroyed Maratha power. 18वीं शताब्दी के समय में कंपनी ने धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए मराठा पावर को उन्होंने समाप्त करना चाहा। With their defeat in the third battle of पानीपत in 1761, और ये स्टार्ट कब किया जब इन्होंने तीसरा पानीपत का युद्ध लड़ा 1761 में, जो 18th सेंचुरी थी उसमें तब ऐसा स्टार्ट हो चुका था कि मराठा पावर खत्म हो चुकी थी। द मराठास ड्रीम ऑफ रूलिंग फ्रॉम दिल्ली वाज शैटर्ड। दे वर डिवाइडेड इनटू मेनी स्टेट्स अंडर डिफरेंट चीफ्स, सरदार्स बिलोंगिंग टू डिनेस्टीज सच एज सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ एंड भोसले। और मराठास धीरे धीरे अलग अलग जो इनके चीफ्स थे इनमें सरदारों में वो बट गए। इनके जो राजवंश थे वो अलग अलग बढ़ गए, जैसे कि सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले, ये अलग अलग इनके सरदार बन गए। दिस चीफ्स वर हेल्ड टुगेदर इन ए कॉन्फेडरेसी अंडर ए पेशवा। पेशवा क्या होता है? जो प्रिंसिपल मिनिस्टर होता है ना, वो पेशवा होता है। तो उनके अंडर ही ये जो सारे कमांडर थे वो अपना शासन करते थे। Who became its effective military and administrative head based in पुणे। और जो पेशवा थे वो पेशवा का जो मिलिट्री हेड था वो कहाँ पर था? पुणे के अंदर था। इनका बेस कहाँ पे था? पुणे के अंदर था, जो इनका प्रशासनिक हेड ऑफिस था। महदजी सिंधिया एंड नाना फडणवीस was two famous Maratha soldiers and स्टेट्समैन ऑफ द लेट 18th सेंचुरी। 18वीं शताब्दी में जो महदजी सिंधिया और नाना फडणवीस थे, ये दोनों बहुत ही फेमस मराठा सैनिक थे। द मराठास वर सबड्यूड इन द सीरीज ऑफ वॉर्स इन द फर्स्ट वार दैट एंडेड इन 1782 विद द ट्रीटी ऑफ सलबाई। देयर वाज नो क्लियर विक्टर। द सेकंड एंग्लो मराठा वार 1803 to 1805 was fought on different fronts। और जो मराठास थे वो अलग अलग सीरीज में उन्होंने युद्ध किया, जैसे कि एक बार 1782 में इन्होंने युद्ध किया था, और फिर उसके बाद में मराठा वॉर हुआ था 1803 से 1805 के बीच में, जो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर के नाम से जाना जाता था। Resulting in the British gaining Odisha and the territories north of the Yamuna river including Agra and Delhi। और इसका रिजल्ट क्या हुआ? जो ब्रिटिश कंपनी थी इन्होंने अपने उड़ीसा में के अंदर और जो नॉर्थ में यमुना नदी है आगरा से दिल्ली, यहाँ तक भी इन्होंने अपना टेरिटरी या अपना राज्य स्थापित कर लिया। फाइनली द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर ऑफ 1870 to 1819 क्रश मराठा पावर। और जब तीसरा जो एंग्लो मराठा युद्ध हुआ अंग्रेजों के और मराठाओं के बीच में जो युद्ध हुआ ना, उसमें मराठाओं की पूरी पावर चली गई और मराठा उसमें बुरी तरह से परास्त हो गए। द पेशवा वाज रिमूव। पेशवा को रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया, एंड सेंट अवे टू बितूर नियर कानपुर। और उन्हें कानपुर, जो बितूर प्लेस है कानपुर के पास में, वहाँ पे भेज दिया गया विथ अ पेंशन, एक पेंशन के रूप में। जैसे कि वो नॉर्मल, जैसे वो रिटायर हो जाता है ना, उसके बाद में किसी को तनख्वाह दे देते हैं, उस तनख्वाह पे उसको हटा के पेशवा को बैठा दिया गया, और पेशवा की जो कमांड थी वो कंपनी ने ले ली। द कंपनी नाउ हैड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द टेरिटरी साउथ ऑफ द विंध्यास। जो विंध्यास के साउथ में जो क्षेत्र थे, इन क्षेत्र में भी कंपनी ने कंट्रोल पावर अपने हाथ में ले ली। द क्लेम ऑफ पैरामाउंटी, सर्वोपरि होने का दावा किस तरह से किया जाता है? जैसे कि it is clear from the above that from the early 19th century the company pursued an aggressive policy of territorial expansion under Lord Hastings, Governor General from 1813 to 1823. A new policy of paramountcy
was initiated. Now the company claimed that its authority was paramount or supreme, hence its power was greater than that of Indian states. In order to protect its interests, it was justified in annexing or threatening to annex any Indian kingdom. This view continued to guide later British policies as well. This process, however, did not go unchallenged. For example, when the British tried to annex the small state of Kittur in Karnataka today, Rani Channamma took to arms and led an anti-British resistance movement. रानी छन्नामा ने एक आम हथियार लेकर एक एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंस वहाँ से निकाली, मतलब जो लड़ाई ब्रिटिश के खिलाफ इन्होंने छेड़ी, इन्होंने रानी छन्नामा ने। शी वॉज अरेस्टेड इन 1824 और वो 1824 में अरेस्टेड कर दी गई एंड डाइड इन प्रिसन, और प्रिसन में उनकी डेथ हो गई या मृत्यु हो गई इन 1829, 1829 में उनकी मृत्यु हो गई। बट रैना अ पुअर चौकीदार ऑफ संगोली इन किटूर, और जो रैना एक गरीब चौकीदार था संगोली का, किटूर यानी कर्नाटक के अंदर, कैरिड ऑन द रेजिस्टेंस, वो इस रेजिस्टेंस को आगे ले गया। इस जो छावनी थी ना इनकी रानी छन्नामा की, इनकी जो आर्मी थी, इनको वो आगे ले गए, इनको बढ़ाने लग गए। विद पॉपुलर सपोर्ट द डिस्ट्रॉय मेनी ब्रिटिश कैंप्स एंड रिकॉर्ड्स, और इन्होंने कई जो ब्रिटिश कैंप्स थे और रिकॉर्ड्स थे इनको डिस्ट्रॉय भी किया, इनके खिलाफ लड़ाई छेड़ी। ही वॉज कॉट एंड हैंग बाय द ब्रिटिश इन 1830, और ये 1830 में ब्रिटिश के द्वारा पकड़े गए और इनको सूली पे चढ़ा दिया गया। यू विल रीड मोर अबाउट सेवरल केसेस ऑफ रेजिस्टेंस लेटर इन द बुक्स। आप इस बुक्स में कई ऐसी रेजिडेंसियाँ हैं जिनके बारे में इस बुक में बाद में और पढ़ोगे। इन द लेट 1830s द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम वरीड अबाउट रशिया। 1830 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो रशिया के बारे में चिंतित हो गए थे। इन इमेजिन दैट रशिया माइट एक्सपांड अक्रॉस एशिया एंड एंटर इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट, कि जो रशिया है वो एशिया के अंदर आना चाहता है उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र से। ड्रिवन बाय दिस फियर, और ये भय उनका बढ़ता जा रहा था, किनका, ईस्ट इंडिया कंपनी का। द ब्रिटिश नाउ वांटेड टू सिक्योर देयर कंट्रोल ओवर द नॉर्थ वेस्ट। ब्रिटिश चाहते थे कि अब नॉर्थ वेस्ट एरिया में कंट्रोल किया जाए कि कोई बाहर से ना आ पाए अपने एशिया के अंदर। ब्रिटिश लोग थे जिन लोगों ने अपने इंडिया के अंदर कब्जा कर लिया था ना, वो लोग ये चाहते थे कि रशिया के लोग यहाँ पे आए, वो भी यहाँ पे ट्रेड करें। दे फाउंड ए प्रोलॉन्ग वॉर विद अफगानिस्तान बिटवीन 1838 एंड 1842 एंड इस्टेब्लिश इनडायरेक्ट कंप्लीट रूल देयर। और इन लोगों ने अफगानिस्तान के साथ में 1838 और 1842 में वॉरियर युद्ध किए और एक कंपनी वहाँ पे गठित कर दी जो वहाँ पे शासन करती थी। सिंध वाज टेकन ओवर इन 1843। नेक्स्ट इन लाइन वाज पंजाब। सिंध जो जगह थी वो 1843 में बना और इसको नेक्स्ट रूप में पंजाब में घोषित कर दिया गया। बट द प्रेजेंस ऑफ महाराजा रणजीत सिंह हेल्ड बैक द कंपनी, और जो महाराजा रणजीत सिंह थे इन्होंने कंपनी को वहाँ पे रोक दिया। आफ्टर हिज डेथ इन 1839, 1839 में उनकी डेथ के बाद में टू प्रोलॉन्ग वॉर्स वर फाउट विद द सिख किंगडम। दो वॉर और लड़े गए जो सिख राजाओं के साथ में, सिख जो राजा थे ना उनके साथ में ये वॉर लड़े गए, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी इनके साथ में। अल्टीमेटली इन 1849 पंजाब वाज एनेक्सेड, और 1849 में पंजाब भी इनके अधीन हो गया। द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। The final wave of annexations occurred under Lord Dalhousie. Lord Dalhousie, who was the Governor General from 1848 to 1856. लॉर्ड डलहौजी जो गवर्नर जनरल थे 1848 से 1856 में, he devised a policy that came to be known as the
doctrine of lapse. The doctrine declared that if an Indian ruler died without a male heir, his kingdom would lapse, that is become part of complete territory. इन्होंने एक ऐसा नियम बना दिया कि जब भी कोई जो इंडिया का राजा है ना वो खत्म हो जाएगा तो उसके बाद में उसका जो राज्य है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन ही हो जाएगा. दैट इज बिकम पार्ट ऑफ कंप्लीट टेरिटरी, कि वो भी एक कंपनी का क्षेत्र या राज्य बन जाएगा. वन किंगडम आफ्टर अनदर वाज एनेक्स्ड सिंपली बाय अप्लाइंग दिस डॉक्ट्राइन. सतारा 1848, संबलपुर 1850, उदयपुर 1852, नागपुर 1853 एंड झांसी 1854. इन सन में ये सारे जो सिटीज़ है, इन ये सिटीज़ भी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो गए. फाइनली इन 1856 द कंपनी आल्सो टुक ओवर अवध. 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने अंडर ले लिया. दिस टाइम द ब्रिटिश हैड एन एडेड आर्ग्यूमेंट. दे सेड दे वर obliged by duty to take over Awadh in the order to free the people from the misgovernment of the Nawab. और ब्रिटिश लोग ऐसे बोल रहे थे कि उस समय में जो अवध के जो लोग हैं ना, इन लोगों को जो कुसंगति है नवाबों की, ये छोड़ देनी चाहिए और आप लोग हमारे अधीन आ जाओ, हम आपको इनसे बेटर तरीके से रखेंगे. एंट्रेस बाय द ह्यूमिलेटिंग वे इन विच द नवाब वाज डिपोज. और इसी कारण फिर नवाबों को वहाँ से डिपोज या निकाल दिया गया. द पीपल ऑफ अवध जॉइंड द ग्रेट रिवॉल्ट दैट ब्रोक आउट इन 1857. और कई लोगों ने अवध में जब 1857 में विद्रोह किया तो वो महान विद्रोह किया जो 1857 की क्रांति के नाम से जानी जाती है. इमेजिन दैट यू आर ए नवाब्स नेफ्यू. इमेजिन करो कि आप एक नवाब के नेफ्यू हो या भांजे हो. एंड हैव बीन ब्रॉट अप थिंकिंग दैट यू विल वन डे बी किंग. और आप सोचो कि आप एक दिन राजा बनोगे. नाउ यू फाइंड दैट दिस विल बी नॉट बी अलाउड बाय द ब्रिटिश बिकॉज ऑफ द न्यू डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स. व्हाट विल बी योर फीलिंग्स? व्हाट विल यू प्लान टू डू सो दैट यू कैन इनहेरिट द क्राउन? और आपके साथ भी ऐसा हुआ है जैसे कि बाकी जो नवाब थे उनके साथ हुआ, जैसे कि उन नवाबों को अपने राज्य क्षेत्र से निकाल दिया गया, उनको निष्कासित कर दिया गया और उनका जो राज्य था वो अपने अधीन कर दिया गया. अगर इस तरह की जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि जो वे समाप्ति का जो कानून था, उस कानून के अनुसार क्या होता है, जो ये एक तरह से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है ना, ये ऐसे बोलती है लोगों को कि ये जो आपके जो राजा है ना ये खर्चा ज़्यादा करते हैं, फालतू जो एक्सपेंसिव जो फिजूल खर्चा है ये इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंस करते हैं, मतलब स्पेंड करते हैं. जो भी खर्चा अपना जो पैसा है वो राज्य का स्पेंड करते हैं. ऐसे बोल के जो क्या कर लेते हैं द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यानी वे समाप्ति के नियम से उनके जो वहाँ के नवाब होते हैं वहाँ को उनको निष्कासित करवा देते हैं और फिर जो वहाँ का राज्य है ना उसको अपने टेरिटरी के अंदर ही ले लेते हैं. और आप अगर एक नवाब के नेफ्यू हो और आपके साथ भी अगर ऐसा हो रहा है तो आपकी क्या फीलिंग होगी, उस समय की क्या फीलिंग होगी, ये फीलिंग आपको लिखनी है. तो ये एक एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी को आपको स्वयं करना है. और आप ऐसा क्या प्रयास करोगे कि जो आपकी जो टेरिटरी है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में नहीं हो, इसके लिए आप क्या प्रयास करोगे? व्हाट विल यू प्लान टू डू सो दैट यू कैन इनहेरिट द क्राउन, कि आप इनके जो क्राउन है इसके इनहेरिट इनमें नहीं करो, इसके लिए आप क्या करोगे, क्या प्रयास आप करोगे? तो ये एक्टिविटी आपको सोच के कंप्लीट करनी है. यही आपका आज का होमवर्क है और आगे इस चैप्टर में अपन नेक्स्ट क्लास में समझेंगे. आज के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच.